अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना माफिया क्वीन सीज़न 2 के पार्ट 6 को लाई हूँ मैं। लेकिन आज मैंने एक स्टोरी रिकॉर्डिंग करने नहीं बैठी थी, क्योंकि वाईफाई चलने वाला एक बॉक्स होता है वाइट कलर का। उसके अंदर आती है पीली पीली कलर की छोटी छोटी सी बत्तियाँ, जो हमें बताती है हमारी वाईफाई चल रही है। लेकिन कभी कभार इमरजेंसी लाइट रेड रोज़, जो खूबसूरत फूल कहा जाता है, खूबसूरत फूल, लाल फूल, गुलाब, गुलाब का फूल लाल होता है लेकिन उसके अंदर कांटे होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पूरा दिन से लेकर आज अब तक मेरे वाईफाई में वो रेड इमरजेंसी लाइट दिख रहा था। इसकी वजह से मेरा वाईफाई ख़राब बंद था। वहाँ बाहर से प्रॉब्लम थी। जब वाईफाई वालों को कॉल करके बताया तो भाई ने उन्हें कॉल किया, फिर आज जाकर हमारा वाईफाई ठीक हो गया। मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी, ये मैं नहीं कहूँगी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, बिल्कुल भी नहीं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं की थी। अभी रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ आप लोगों के लिए। मिलती हैं आपको ये स्टोरी, देखते कब तक मिलेगी, लेकिन हो सके तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर चल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2 का 6 एपिसोड। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ भावना की तबीयत ख़राब थी, जहाँ भावना गिरने ही वाली थी, परी उसे संभाल लेती है। परी जैसे उसे संभालती है, उसे बेड पर लेटाती, कहती तुम लेटो, मैं देखती हूँ शायद इस प्लेट में कोई डॉक्टर तो हो सकता है। कोई डॉक्टर नहीं तो कम से कम किसी से यहाँ के डॉक्टर की पता ले सकते हैं, कॉलिंग फ़ोन नंबर ले सकते कुछ। तो उसे मना करने की कोशिश करती है। तब परी कहती है अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है और डॉक्टर का होना ज़रूरी है। तो क्या हुआ अगर हमें डॉक्टर को सारी बातें बतानी पड़ेगी? क्या डॉक्टर समझेगा? क्यों नहीं समझेगा। अगर ईमानदार डॉक्टर हो, अच्छा डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो तो समझ जाएगा वो प्रॉब्लम को। इस तरह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें डॉक्टर को बता देना, बगैर बताए तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। और जो ज़ख़म मैंने बाहर से देखे, उस ज़ख़म को मैं अगर मैं इग्नोर भी करूँ ना, तो वो तुम्हारी बॉडी में नासूर बन के फैलेंगे। और एक कहता है इन्फेक्शन, जो शायद फैल सकती है तुम्हारी बॉडी में, और इसका इलाज करना ज़रूरी है। मैं देखती हूँ, रुको। वो उसे वहीं पर लेटाती है, और जैसे उसे लेटाती वो बाहर निकलती। जैसे ही बाहर निकलती तो काजल के हाथ में दो शॉपर थे, जो अभी शायद बाहर से आ रही थी, अपनी फ्लैट की तरफ जा रही थी। तो देखती है काजल को, तो परी आवाज़ देती काजल। तो काजल पलट के देखती, यस मिस मैम, मैम कहिए, यहाँ पर कोई डॉक्टर है या कोई ऐसा डॉक्टर है जो इस वक्त अवेलेबल, मतलब मिल सकता है हमें, इमरजेंसी है। आपकी तबीयत ठीक है मैम? नहीं मेरी नहीं, भावना की तबीयत ठीक नहीं है, उसे तबीयत ख़राब है। ओके मैम। हाँ, हमारे फ्लैट में दो हस्बैंड वाइफ हैं, डॉक्टर हैं, अभी तकरीबन बहुत सालों से यहाँ पर है। और इस वक्त तो आपको उनके हस्बैंड मिल सकते हैं, वाइफ इस वक्त हॉस्पिटल में हो सकती है। तो प्लीज़ उन्हें कॉल करके बुला सकती है तुम, अगर वो आए तो। हाँ क्यों नहीं आएंगे, यहाँ पर भी तो छोटा सा क्लिनिक खोला है। अभी वो क्लिनिक में नहीं होंगे, घर पे होंगे। वो उसी वक्त फ़ोन लगाती, थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5 मिनट बाद वहाँ पर डॉक्टर आ जाते। डॉक्टर कहते क्या बात है काजल, आज आपने हमें बुलाया बेटा? हो सर, ये हमारी टीचर है, मिस परी, हमें हिस्ट्री पढ़ाती है। ओहो हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए थोड़ी छोटी नहीं है तुम लोगों की टीचर? हाँ ये कह सकते हैं, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए हमारी टीचर है। और तो पेशेंट भी यही है? नहीं नहीं नहीं, ओ मिस भावना है, जो मैं इंग्लिश मैथ पढ़ाती है। ओहो बहुत इंटेलिजेंट होगी। क्या मतलब? जो इंग्लिश और मैथ पढ़ाती है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अच्छा, तो आप हिस्ट्री वालों को कुछ नहीं मानते? नहीं, आप लोग सब अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेहनत इंग्लिश और मैथ की होती है उसकी बात ही अलग है। और साइंस, उसके बारे में क्या कहते हैं? वो तो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। तो प्लीज़ आइए प्लीज़। वो उन्हें लेकर अंदर जाते और रूम के अंदर उसे परी को दिखाने लगते। डॉक्टर उसका बुखार चेक करते, क्योंकि उन्होंने अपने साथ बॉक्स में क्या कहते हैं, ब्रीफ केस होती है ना, मेडिकल बॉक्स कह सकते हो, वो लाया था। तो ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक करते हैं। तो उन्हें कहते हैं कुछ पिया है इन्होंने कल रात को, कुछ ऐसी चीज़ें। तो वहाँ की चीज़ें जो वो सारी चीज़ें बताते। डॉक्टर कहते हैं रात को पार्टी इज़ नॉट अलाउड बेटा। तो कहती बस थोड़ी सी मस्ती करने, थोड़ी सी फ़न करने निकले थे, लेकिन फ़न हमारे गले में अटक गया था सर। कोई बात नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ है जो आप बताना पसंद करोगे या नहीं? वो काजल की तरफ देखती है। डॉक्टर सीनियर थे, उनके फादर की एज के कह सकते हो। तो वो काजल की तरफ देख कर कहते बेटा काजल, मेरा काम यहाँ पर थोड़ा हो रही है, क्या तुम एक काम कर सकती हो? हाँ सर कहिए। तुम ये, मैं मेडिसिन लिख के देती हूँ, अभी इसका ज़रूरी है इंजेक्शन लगाना, आप ये इंजेक्शन लाओ। तब तक मेरे नीचे क्लिनिक में जाओ, मेरे इंजेक्शन कुछ चीज़ें में नहीं लाए वो ले आओ, और मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, वहाँ पर जो है तुम्हें दे देगा। ठीक है आप दे दीजिए।
वो काजल को इस तरह से वहाँ से हटाते हैं और जैसे वो चली जाती तब डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ था, उसके आगे कुछ हुआ था क्या? तो वो सारी चीज़ें बताती है। तो कहती व्हाट, तुम्हारा तुम ये कहना चाहती हो इन्होंने वो गोली खाई है जिसकी वजह से? जी डॉक्टर। ओके, तो क्या इनके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है मेरा मतलब? लेकिन ये मेडिकल इम्पॉसिबल, ये मेडिसिन नहीं मिलती मेडिसिन की दुकान से सर। ये अनलीगल चीज़ें अनलीगल जगह पर मिलती है और क्लब में ऐसी चीज़ें होती रहती है। ये शायद कोई ऐसा बंदा वहाँ पर है जो ये चीज़ें बेचता होगा। ये तो पुलिस केस है बेटा, लेकिन हम पुलिस केस में जाना नहीं चाहते हैं। तो क्या आपकी दोस्त की पूरी बॉडी में मेरा मतलब आप समझ रही हैं? यस, हेयर बाइट वगैरह के निशान हैं और नाखूनों के निशान हैं। ओके, कितने लोग थे? नो नो सर, इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई है क्योंकि ये दोनों ने वैसी ड्रिंक की है जैसी ड्रिंक उन्होंने पी है, एक जैसी ड्रिंक पी है। ओके, तो आपने भी तो पी है डॉक्टर। शायद वो ड्रिंक किसी और के साथ चेंज हो गई थी, मेरी भी, इस वजह से मेरे साथ ये सब चीज़ नहीं हुआ। ओ, ये भी हो सकता है, यानी कि चुन के इन्हें निकाला गया था। शायद इनके साथ कुछ बदतमीज़ी करने के लिए लड़कों ने ये सारी चीज़ें की होगी। जैसे कि आप कह रहे हो कि पुलिस केस नहीं करना आप लोगों को। सर कोई ज़बरदस्ती हुई नहीं तो मैं किस तरह कह सकती हूँ कि मैं पुलिस केस कर सकती हूँ? मेरी दोस्त ने खुद से ही कहा है कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, वो खुद ही से मतलब अपनी ही रजामंदी के साथ दूसरे इंसान के साथ इंटीमेट हुई है। और लेकिन इसकी बॉडी में वो निशान है, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ आपको। हो कि मैं समझ गया। तो एक काम कीजिए, आपकी दोस्त की पूरी बॉडी में सिर्फ बाइट के निशान है या नाखूनों के अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना? नहीं। ओके, और दूसरा इंसान कौन था? शायद एक लड़की। ओ, समझ गई मैं समझ गया। तो वो कुछ चीज़ें लिखते हैं तो कहते ये लो, इन चीज़ों को स्टोर से मंगवाओ, ये दवाई है, इन्हें खिला दो और इंजेक्शन वो लाने वाले मैं इन्हें लगा देता हूँ। इन्हें 2 इंजेक्शन लगेंगे, एक तो इन्हें बुखार की लगेगी, दूसरी जो आपने बात कही है उन चीज़ों की कि दर्द इनका आराम आ जाए। ओके, और आप श्योर है ना इनके साथ कुछ नहीं? डॉक्टर कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं हुआ है। ओके दिस, कोई बात नहीं। मेरी वाइफ एक लेडी डॉक्टर है जो इस वक्त बाहर गई हुई है। जब वो आएंगी तो मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगा, वो अच्छी तरह से मुहाना करके तुम्हें बता देगी। सर कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई। आई नो बेटा, आपको डरने की बात नहीं है कि डर रहे हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये राज जो आपने अभी मुझे बताया, ये राज मरते दम तक मेरे अंदर ही रहेगा। अगर आप नहीं चाहते किसी को पता ना चले तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और जिस मेडिसिन के बारे में आप बात कर रहे हो, इस मेडिसिन के 2-3 केस पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ ज़्यादती हुई है। हाँ, मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, सरकारी हॉस्पिटल कह सकती हूँ, वहाँ पर जॉब भी करता हूँ। तो वहाँ पर कुछ ऐसे केसेस आ चुके हैं जहाँ पर ये मेडिसिन के साथ एक लड़कियों के साथ कुछ ज़बरदस्ती हुई। लेकिन आप जो कह रही हैं वो ज़बरदस्ती नहीं है, एक दूसरे की रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ सेक्स की, मतलब जो आप समझ गए चुके हैं। जी डॉक्टर, आप बता सकते हैं। और वैसे आप बहुत अच्छी लड़की हो जो आपने इतनी ओपन ही मुझे बताया ये चीज़ें। डॉक्टर, आप जहाँ तक हमें बताया गया है ना, अगर दूसरे ऊपर वाले ने किसी इंसान को बचाया, किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो आप डॉक्टर हो। आपके ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सी फ़र्ज़ है। अगर आपने अपने फ़र्ज़ से बेईमानी की ना तो इसके हिसाब भी आपको ऊपर वाले को देना है, हमें नहीं देना, आपको ऊपर वाले को देना है। जहाँ आपको बात अमानत करके रखनी चाहिए, जहाँ बात आपको अपने अंदर रखनी चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, वो आपकी ज़िम्मेदारी कि आप किस तरह पूरी करोगे। और एक डॉक्टर होने के नाते आपको पता है कि आपका कर्तव्य क्या है। इस वजह से मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि मेरी दोस्त की कंडीशन ठीक नहीं है। अगर मैं चाहूँ चुप हो सकती थी, लेकिन ये ज़ख्म उनके नासूर बन सकते थे, कुछ और भी बन सकते थे बाद में। फिर भी मैं डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता अगर ज़ख्म कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ दे लगे। बाद में भी डॉक्टर के पास जाना होता, लेडी डॉक्टर का या जेंट्स डॉक्टर का। अभी इस वक्त हमें डॉक्टर की ज़रूरत थी, बाई चांस आप मिल गए। अगर आपकी जगह कोई लेडी डॉक्टर भी होती तो मैं उनसे भी उन सारी चीज़ों को डिस्कस करती जिसके बारे में ये मना कर रही थी। और मैं अपनी दोस्त को तकलीफ़ में नहीं दे सकती। अभी इसे बुखार है, बुखार के बाद शायद इसकी पूरी बॉडी दर्द करे, ज़ख्म पेन करें, बाइट के निशान है, नाखून के निशान है, और एक ही इंसान के है, 2 इंसान नहीं, कोई ज़बरदस्ती गेन नहीं, कुछ भी नहीं। वो उसने अपनी रज़ा। ओके ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर भी मैं अपनी वाइफ को भेजूंगा ताकि वो पूरी तरह से इनका मुआयना कर सके और उन्हें जिस मेडिसिन की, जिस गोली की ज़रूरत हो वो इसे लिख के दे दे। हाल फिलहाल मैंने ये 2 इंजेक्शन लगा देता हूँ जो काजल लाने वाली है, और आप ये मेडिसिन मंगवा लीजिए स्टोर से, ठीक है? अगर आप नहीं लग सकते तो मेरे नीचे स्टोर का एक बॉय जो क्लिनिक में काम करता है, मैं उससे कह दूँगा, वो आपके लिए मेडिसिन मंगवा लेगा। और हाँ, डोंट वरी, ये बात
सीक्रेट रहेगी। वाकई आपने सही कहा है, डॉक्टरों को चीज़ें छुपाना चाहिए, जो चीज़ किसी को अगर कोई चाहता नहीं। ओके। हाँ, तब काजल आते, मैं अंदर आ सकती हूँ? तो काजल को डॉक्टर कहते हाँ अंदर आ जाओ। डॉक्टर कोई सीरियस बात नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह एडमिट करवाना है क्या? अरे नहीं बच्चा, इतनी भी सीरियस बात नहीं है, बस आपकी आंटी आएंगी तो आप अपनी आंटी को यहाँ ले आना दोबारा, ठीक है? क्यों, आपके समझ में केस नहीं आ रहा क्या? अरे बच्चा, वो लेडी डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर कुछ अच्छी तरह से चेकअप कर सकती है। ओह मैं भी भूल गई, सॉरी सॉरी सॉरी। मम्मा ने कहा था मुझे। क्या कहा था आपकी मम्मा ने? मम्मा ने कहा था अगर जो प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर से नहीं कह सकते तो आपको लेडी डॉक्टर को बताना पड़ेगा। ओके ठीक है, आप समझदार हो। थैंक यू। ये क्या करो ने, वो भावना को 2 इंजेक्शन लगाते, 2 इंजेक्शन लगाने के बाद कहते हैं जो मैंने कहा वो कर लो, और हाँ आप इसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख दो, और आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हॉस्टल में इतनी सिकत नहीं है, इतनी उठने की क्षमता नहीं होगी कि ये कहीं जा सके, लेकिन वॉशरूम में इनको सहारे की ज़रूरत होगी, सर संभाल लीजिएगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। ये कहकर डॉक्टर बाहर निकलते, और बाहर जैसे निकलते तो परी कहती है आपकी फीस। तब काजल कहती है अरे अरे मैम छोड़िए फीस में वगैरह मैं दे दूँगी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप हमारे पहले पेशेंट हो, मतलब इस प्लेट में आप नए नए आए हो, अभी तो बहुत से टाइम गुजरेंगे, बहुत से ऐसे केसेस होंगे आप लोगों के साथ। मेरा मतलब मेडिकल बुखार खांसी वगैरह के लिए आप लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा, तो मैं खाते में लिख के रख देता हूँ। जब तक मेरी मिसेज नहीं देखेगी तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब काजल कहती है अगर कोई मेडिसिन वगैरह मंगवानी तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं ले आती हूँ। तो परी कुछ सोच के कहती नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ इसके पास बैठो, मैं हॉस्पिटल में मैं जाके ले आती हूँ। आयुषो मैम? हाँ क्यों नहीं, यहाँ पास ही तो स्टोर है, तो वहीं पर चली जाती हूँ मैं। ओके जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। थोड़ी देर बाद परी वहाँ बैठी, काजल बैठी थी। तब काजल के पास फ़ोन आता है आंचल का। आंचल कहती कहाँ हो तुम? वो कहती यार इस तरह का मसला हुआ है। तो कहती ओ तो हम आ जाए चेक करने। तब वहाँ पर कनिष्का सुन लेती। कनिष्का कहती क्या हुआ? तो मोबाइल को इस पे स्पीकर को ऑन कर देती। तो परी सारी बातें बताती। वो कहती ओके। काजल कहती है अच्छा ठीक है, हम आ जाए वहाँ पर चेक तबीयत पूछने के लिए। परी कहती है यार नामों के साथ मिस्टेक बहुत होता है। नामों का मिस्टेक छोड़ो, यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत होती है। 2 कज़न मेरे बाहर खड़े होकर बहुत ज़्यादा अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी शायद आप लोगों को सुनाई देंगी। चलो छोड़िए इसको, उस स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो आंचल कहती है हम आ जाए उनकी तबीयत पूछने। तो कहती है हाँ आ जाओ, मैं भी तो बैठी। तो फिर परी मिस कहाँ है? अरे वो मेडिकल स्टोर पर गई है तो दवाई लेने के लिए। ओके हम आते हैं। ये कहकर वंशिका और आंचल वहाँ से निकल कर सीधा साइड वाले प्लेट में आ जाते हैं, क्योंकि बाजू में तो प्लेट था। तो वो अंदर आते, तो जैसे ही दरवाज़ा खुला था वो सीधा आते। तो काजल वहाँ से कहती मैं यहाँ यार मैं रूम में हूँ भावना मैम के। तो वो अंदर आती है। भावना मैम के रूम के अंदर जैसे ही वो लोग आते तो देखते हैं वाकई भावना मैम बेड पर लेटी है और उनका चेहरा बहुत लाल है। तो वंशिका कहती इन्हें बुखार कुछ ज़्यादा है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा लग रहे। वैसे एक सवाल पूछना था वंशिका तुमसे। क्या? तूने भी वो शराब पी है, ड्रिंक की हुई है? तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं जैसे भावना मिस की है। अरे बाबा मैंने इतनी शायद पी नहीं होगी ना इसलिए। हाँ ये भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर परी आ जाती। परी वहाँ इन दोनों को देखती कहती तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैम इन्होंने मुझे कॉल किया था तो मैंने बताया मैं यहाँ हूँ, तो ये भावना मिस की तबीयत का पूछने आए थे। तो पूछ लिया तबीयत का? कैसे पूछ सकती है, तो बेहोश है ना। अच्छा तुम्हें नहीं लगता इतना रश करने की ज़रूरत नहीं? अरे रश किया, वो तो खामोशी से एक साइड में बैठ खड़े हैं, कुछ कह भी नहीं रहे, बस मुझसे इशारों में पूछ रहे थे। अब आप लोग जा सकते बच्चों, जाओ। एक्सक्यूज़ मी मिस, आप हमारी तोड़ नहीं कर सकते। एक तो आपकी मदद की, ऊपर से आप हमें सुना रही। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा गुस्से में हूँ इसकी तबीयत की वजह से। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रही है? टेंशन ना लो, इतना बड़ा कांड हो गया, कैसे टेंशन ना लो? पता नहीं कौन है, कैसी थी, कहाँ से आई, कैसी हुआ, सब कुछ भी नहीं पता। और ये खुद को बुखार पड़ के सो रही है। अगर इसकी कंडीशन ये तो उसकी कंडीशन कैसे होगी? क्या वो भी तड़प रही होगी, वो भी दर्द के मारे? पता नहीं उसके घर वालों का रिएक्शन कैसा होगा जब उनकी बेटी उस कंडीशन में उनके सामने जाएगी। ए यार कहाँ फंस गए मैं। तब काजल कहती मैम आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। अगर हाँ उनकी वाइफ आ जाए, डॉक्टर की क्या नाम है इनका डॉक्टर का? वो डॉक्टर वो डॉक्टर अंकल।
हाँ, डॉक्टर अंकल नाम है। नहीं नहीं, उनका नाम है डॉक्टर इमरान और उनकी वाइफ का नाम है डॉक्टर सलमा। ओके, उनकी वाइफ आए तो ले आना प्लीज़, क्योंकि ये ज़्यादा सीरियस केस है, सीरियस मसला है। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा जो लेडी डॉक्टर है वो चेकअप कर लेंगे इनके। तो कहती बस अभी 5 मिनट बाद वो आ जाएंगे, मैं ले आऊँगी, जब वो आएंगे तो मैं आपके पास ले आऊँगी, ठीक है। तो कहती ठीक है, ओके। और आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर अंकल उनको सारी चीज़ें बता देंगे। और हम उनका नाम नहीं लेते, हम सब लोग उन्हें डॉक्टर अंकल कहते हैं और डॉक्टर आंटी कहते हैं, ये कहते हैं हम उन्हें। उनका नाम कोई नहीं लेता और ज़्यादातर नाम लेकर कोई उनसे बात नहीं करता। समझ गई मैं। अब तुम लोग जाओ। अच्छा, आप लोगों को खाने में कुछ चाहिए? कुछ मत बनाइए, आप शायद आज कुछ बना भी नहीं पाएंगी, तो मैं मम्मा से कह दूँगी आपके लिए कुछ भेज देगी। और मिस भावना के लिए थोड़ी सी हेल्दी वाली चीज़ें भेज देगी, जैसे सूप खिचड़ी वगैरह वो भेज देगी। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते। कमाल है, हम तो सिर्फ उनकी पूछने गए थे उनकी तबीयत कैसी है। तब वंशिका कहती शायद उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं और हम उनके ऊपर बाउडन जा रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर मिस्टर सिंघानिया की वाइफ मिसेस सिंघानिया कह सकते हो, वो आती है, एक फाइल ज़ोर से मिस्टर सिंघानिया के सामने पटकती है। तो अपनी वाइफ को घूर के देखते हैं, ये क्या तरीका है। आप देख नहीं रही हो कि मैं यहाँ पर एक मीटिंग कर रहा हूँ और आप मेरी मीटिंग में मेरे लोगों के सामने इस तरह की हरकतें कर रही। अच्छा, किस तरह की हरकतें कर रही हैं मिस्टर राजीव सिंघानिया? किस तरह की, ज़रा बताना पसंद करोगे? आपको पता है मैं अभी अदालत से आ रही हूँ। हाँ, तो मुझे पता है, तो आप लोग के आपने केस लिए उसके लिए नहीं, मेरा पता है, मेरे पास एक ऐसा केस है जिसके बारे में शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे। तुम्हारे केसों के साथ मेरा क्या लेना देना? लेना देना है, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड दोनों का मामला हो तो वहाँ पर आपका लेना देना कैसे नहीं हो सकता? खुल के बताओगी तुम और आप सब बाहर जाइए। ठीक है, तो खुल के बताती हूँ। आजकल मार्केट में यहाँ पर एक मेडिसिन बिक रही है। मार्केट में मेडिसिन बिक रही है, इससे मुझे क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि ये अनलीगल मेडिसिन है। अनलीगल मेडिसिन का मतलब जानते हो? मुझे एक केस मिला है, एक लड़की की रेप का केस, जहाँ पर 5 लड़कों ने एक लड़की का रेप किया है। और पता है उसके रेप का कारण क्या है? क्या कारण है? ये मेडिसिन, ये गोली, वो गोली दिखाती है। तो इसमें मेरा क्या हाथ है? आपका नहीं, आपके लोगों के आसपास के लोगों का हाथ है। आप कहते हैं आप गलत काम नहीं करते हो, वो तो मैं अब भी कहता हूँ मैं गलत काम नहीं करता। अच्छा, तो ये मेडिसिन के बारे में आपको कैसे पता नहीं चला? हालांकि आप अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन हैं, आपके आंखों से ये चीज़ बच कैसे गई है? ये ड्रग्स है, ये ऐसी ड्रग्स है जिसे खाने के बाद इंसान अपनी न माँ को पहचान सकता है, न अपनी बहन को पहचान सकता है, न अपनी बीवी को पहचान सकता है। पहचानता है बस ये कि उसको अपनी हवस पूरी करनी है। ये मेडिसिन का मतलब यही है। और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने वाले लोग बिल्कुल हद से ज़्यादा जंगली बन जाते हैं। वो ये तक नहीं सोचते कि अगर आपके सामने कोई बच्चा भी हो या कोई बड़ा भी हो या कोई बुजुर्ग हो, ये मेडिसिन खाने के बाद उसका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब तक वो अपने अंदर के आग को नहीं बुझाता तब तक वो ठंडा नहीं रहता। और इस मेडिसिन को खाने के बाद, एक मेडिसिन से खाने के आपकी जिस्म की जो बॉडी होती है ना, उसकी नीड बढ़ जाती है हद से ज़्यादा। लेकिन अब उससे 2 मेडिसिन खाओगे ना तो आप एक जंगली जानवर बन जाओगे। और पता है उन लड़कों ने उस लड़की की कंडीशन कैसे की है? वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। वो भी एक नहीं, 2 नहीं, 3 इंसानों ने उसके साथ रेप किया है और तीनों इंसानों ने यही ड्रग्स लिया है। और इस ड्रग्स का क्या नाम देना चाहेंगे आप? मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो पता लगाइए, पता लगाइए, क्योंकि ये आपकी आंखों से छुपा कैसे? आपकी आंखों से बच के ये मेडिसिन किया किसने लॉन्च? किसने भेजा है उन बच्चों को जिनकी अभी ज़िंदगी चलना चाहिए? ड्रग्स की बात अलग होती है, मेडिसिन की बात अलग होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गंदी चीज़ आपकी अंडरवर्ल्ड भेज रही है लोगों को, बच्चों को, आज की यूथ को भेज रही है ये गोली। तो पता लगाने की जिम्मेदारियाँ तुम आपकी है मिस्टर सिंघानिया। ऐसा ना हो कि कई ऐसी मेडिसिन कोई हमारी बेटी को भी खिला दे या कहीं उसके दोस्तों के साथ, किसी मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सुना तुमने? अरे वाह, अपनी बेटी के बारे में जल्दी जोश में आ जाते हैं आप। तो वो भी जो लड़की वहाँ पर हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी में लड़ रही है ना, वो भी किसी की बेटी है। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की दोस्त है, किसी की बेटी है।
याद रखिए इस बात को। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। तब वो अपने राइट हैंड को देखते हैं तो उनका इशारा समझ के वो 1 घंटे बाद एक फ़ाइल उनके सामने रखते हैं। हाँ, ये मेडिसिन अब भी मार्केट में चुपके से बिका जा रहा है और आजकल की नई नस्ल को ये मेडिसिन दिया जा रहा है। कौन बेच रहा है वो पता नहीं, पता नहीं, मेरा मतलब पता है तो बताओ कौन है वो। मैंने कहा बताओ कौन है वो जो आज की नस्लों को इस तरह से बर्बाद करने पर तुला है। जब मैं ड्रग्स के लिए मना कर चुका हूँ तो ये गंदी चीज़ को क्यों मार्केट में यूँ क्यों बिकाया जा रहा है, और वो भी नई नस्लों को बर्बाद करने के लिए। बताओ कौन है वो। तो वो नाम बताते तो एक झटके से उठते, उसे अभी इसी वक्त मेरे सामने पेश करो। बट उसके डेट को मैं देख लूँगा। अभी वो इसी वक्त उसे मेरे सामने पेश करो, राइट नाउ। ये कहकर वो वहाँ से हट जाता है। वो इमरजेंसी में एक मीटिंग रखते हैं अपने वही अड्डे पर जहाँ पर वो रखते हैं मीटिंग। तो वहाँ पर मीटिंग जैसी ही आती है तो वहाँ पर बहुत से लोग बैठे कि इस मीटिंग में आने की वजह क्या है। और चेयर अब भी वैसे ही रखा हुआ था, कोई इस चेयर पर अब भी नहीं बैठा था। हसरत से सब उस चेयर को देखते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही उनकी एंट्री होती है अपनी लकड़ी के साथ, टिक टिक, लेकिन इस बार जो लकड़ी की गूंज उस रूम में गूंज रही थी ना, इससे सब डर जाते हैं। ये डरने की निशानी होती है। जब मिस्टर सिंघानिया इस तरह से इस लकड़ी को आवाज़ देकर रूम में आते हैं, सबकी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे होती है। जैसे वो रूम में एंट्री करते तो बैठते नहीं, सीधा जाते उस इंसान के पास। आजकल आपका बेटा किस बिज़नेस में काम कर रहा है, कौन सी बिज़नेस कंपनी चला रहा है, आपको पता है? तो वहाँ पर बेटा इंसान खड़ा हो जाता, कहता है सर इसमें मेरा बेटा कहाँ से आ गया। मेरा बेटा इन चीज़ों के अंदर काम नहीं करता जो काम मैं करता हूँ। आर यू श्योर कि आपका बेटा ये काम नहीं करता कि जो काम आप करते हो। आर यू श्योर मिस्टर बोनी कि आपका बेटा वो काम नहीं करता जो आप करते हो। यस सर, ये मेरा बेटा ये काम नहीं करता। हाँ, आपका बेटा तो उससे सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने लगा है। आपको पता है आपके बेटा कौन सा काम कर रहा है, क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा एक मेडिकल इंचार्ज है, वो मेडिसिन बनाता है। ओके, तो आपका बेटा मेडिकल लाइफ में मेडिसिन बनाने का काम करता है। और किस तरह की मेडिसिन बनाता है आपकी बेटा? जैसे रेगुलर इंसानों को ज़रूरत होती है बुखार चीज़ों की, बुखार खांसी की, सर दर्द की, इन चीज़ों की मेडिसिन बनाता है वो। आर यू श्योर मिस्टर बोनी कि आपका बेटा यही काम करता है? आर यू श्योर? वो जिस तरह से देख कर कह रहे थे, वो कहते आपको क्या पता चला है मेरे बेटे के बारे में? अगर उसने कोई गलती की है मुझे बताइए, मैं बात करता हूँ। हाँ, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि आपके बेटे ने क्या काम किया है और किस काम की सज़ा उसे मिलने वाली है। कि क्या मतलब है बॉस? देखिए बॉस, मेरा बड़ा बेटा है वो आई नो आपका बड़ा बेटा है, लेकिन गंदगी के अंदर उतर चुका है आपका बेटा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें पहले ही बता दिया गया था। जब अगर कोई अपनी औलाद को यहाँ पर उतारने के लिए बैठेगा, यहाँ पर कहेगा ये काम मेरा बेटा करेगा, तो सोच समझ के उसे ये काम करना चाहिए। बहुत से लोगों ने इस चीज़ के लिए मना किया है कि वो गंदगी के दलदल में है तो अपने बच्चों को गंदगी में डालना नहीं चाहते। एक कहावत है, मैं एक चीज़ बताती हूँ तुम्हें। एक औरत जो धंधा करती है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो धंधा करती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी धंधे करे, उसकी बेटी भी उस जगह पर जाके बैठे जिस जगह पर वो बैठी है। तो सोच समझ के आप लोगों ने फैसला किया और आपके इस फैसले की कदर मैंने की है, आज तक की, अब भी कर रहा हूँ। लेकिन आपके किसी भी बेटे के, यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं, उनके किसी बेटे के ऊपर कोई भी चीज़ों का गलत नाम नहीं आया है, किसी गलत काम के अंदर उनका नाम नहीं आया। ये पहला केस है जो आपके बेटे का नाम आया है। और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है। आपको ये पता है कि आपका बेटा एक मेडिकल में काम करता है और मेडिसिन बनाता है, और आप मेडिसिन का जो नाम बता रहे हैं वो झूठ है। मेरे बेटे ने मुझसे कहा था, आपने पता लगाया क्या कभी आपके बेटे ने कौन सी मेडिसिन बनाई और कौन सी मेडिकल में ये मेडिसिन दी जा रही है, किस हॉस्पिटल में दी जा रही है, किस
डॉक्टर के यहाँ पर भेजी जा रही है और क्या उसका लाइसेंस है उसके पास? हाँ, वो लाइसेंस है उसके पास मेडिकल का। ओके, तब उसे घसीटते हुए और उसे इस तरह से ज़मीन पर फेंकते हैं कि वो उसका बाप की आंखें, मिस्टर बोनी की आंखें निकल जाती। तो वो सीधा जाके अपने बेटे को पकड़ते और उसे उठाते थे, देखते उसके सर पैर हाथ पाँव में से कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो कहता है मेरे बेटे को किसने मारा, किसने मारा? तो अपने बॉस की तरफ देखता है तो वो बॉस सीधा आके उसके बेटे के पास खड़ा हो जाता है, लकड़ी के सहारे टिक टिक करके, और फिर से उसके बेटे को कॉलर से पकड़ के खड़ा करता है। सिर्फ इतना पूछता है, एक चीज़ दिखाता है उसे, एक शॉपर, जिस शॉपर के अंदर वो मेडिकल गोल मेडिसिन थी। वो मेडिसिन देखकर एक पल के लिए वो शॉक हो जाता है, 2 कदम पीछे हट जाता है। तो इसका बाप हैरान था। तब वो कहता है मिस्टर बोनी, आपका बेटा जिस तरह 2 कदम पीछे हटा है, इससे यही लगता है कि इसे पता है ये किस चीज़ का मेडिसिन है। तो अपने बेटे से पूछो ये किस चीज़ का मेडिसिन है। तो वो भागने की कोशिश करता है। तब वहाँ से वो इंसान जिसने उसे पकड़ के लाया था, एक पंच उसके मुंह पर ज़ोर से मारता है और फिर से वो इंसान ज़मीन पर गिर जाता है, वो लड़का। तो उसे फिर से खड़ा करके कहते, भागने की कोशिश मत करो, तुम जहाँ भागोगे वहाँ तुम्हें हम मिलेंगे। तो भागने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं उसका बयान तुम अपने मुंह से दो। अगर हमने केस को ओपन किया, उस केस में तो तुम मुजरिम साबित हो चुके हो, क्योंकि तुम जिस तरह से 2 कदम पीछे हटे हो, इससे तो यही लगता है कि तुम मुजरिम हो। तो अब बताना पसंद करोगे? मैंने यहाँ पर सबको कहा है कि कोई भी ड्रग्स की डील नहीं करेगा। ये बात आपको सबको पता है। एम आई राइट गाइज? तो सब सर हाँ में लाते हैं। तो फिर से वो कहता है, तो आपके बेटे ने एक ऐसी मेडिसिन क्यों बनाई है जो आज की यूथ खाते ही पागल हो जाता है? मैं समझ नहीं पाया। वो फाइल ले जो उसकी वाइफ ने उसे दिया था, वो फाइल उनके सामने लग देता है, पढ़ो इसे, अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये केस मिला है, पढ़ो और बताओ इसमें क्या लिखा है। और जैसे जैसे पढ़ते उनकी आंखों की लाल पंती आ जाती है। वो अपने बेटे को घूर के देखते, तुमने ऐसा क्यों किया है? मैं पूछ रहा हूँ। तो वो 2 थप्पड़ अपने बेटे को मारते हैं और फिर आके मिस्टर माफिया क्वीन किंग के सामने खड़े होकर हाथ बांधते कहते, मेरा बेटा है, इसे माफ़ कर दीजिए, इसकी पहली गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। पहली और आखिरी गलती नहीं होती, गलती गलती होती है। अगर एक दफ़ा किए ना तो उसकी सज़ा ना दी गई ना, सज़ा ना दिया जाए ना, तो लोग दोबारा वो गलती दोहराते हैं। और तुम्हें पता है सिंघानिया एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करता। अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम क्या सज़ा देना चाहते हो अपने बेटे को, सज़ाए मौत या उसे वही मेडिसिन दोगे जो लोगों को ये बेचता है, हवस का आग जो शैतान अंदर बंद है उसे निकालने के लिए। वो जानवर हम सबके अंदर है, वो जानवर हमारा अंदर है। अपनी हवस को मिटाने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते, लेकिन वो दब चुका था हमारे चीज़ों में, हमारे चीज़ों के अंदर, हमारी बॉडी के हिस्से में वो दब चुका था। ये नहीं कि हम नहीं कह सकते कि इस चीज़ किसी की बॉडी में नहीं है, लेकिन इस मेडिसिन को खाने के बाद वो राक्षस बाहर निकलता है। और इसका निकलने के बाद अंजाम क्या होता है आपको ये भी नहीं पता कि आप किसके सामने क्या कर रहे हो। अगर ये मेडिसिन कल को आपकी घर में किसी बच्ची के हाथ में पड़ जाए तो आप ये अफोर्ड कर सकते हो? यहाँ पर बेटा जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनके बच्चे भी पार्टियाँ करती है, शराब पीती है, ड्रिंक लेती है और पार्टियाँ करती है, और स्टिंग जाती है, कहीं बाहर जाके क्लब में जाके डांस करती है, कहीं बहुत सी जगह पर जाती है जहाँ पर खुद फार्म हाउस में भी पार्टियाँ करती है, वहाँ पर ड्रिंक वगैरह मंगवाते हैं। कुछ हरामी दोस्त होते होंगे जो ऐसी मेडिसिन भी लाते होंगे, जो एक दूसरे को खिलाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं तो कोई और किसी और को पटाकर किसी और के साथ राक्षसपंती करना चाहते होंगे। ये मौका अपने दोस्त तो दुश्मन की पहचान होती है। जब आप अपनी किसी से नफ़रत करते हो ना, तो आपको ये मौका मिलता है कि इस पार्टी में ये इंसान आ रहा है तो मैं इसके साथ वो करूँगा, ज़िंदगी भर इस चीज़ को वो याद करेंगे। ये चीज़ें करती है आज की नस्लें, बर्दाश्त नहीं होती आज की नस्लों को कोई चीज़, खासकर अपनी बेइज्जती, अपनी ईगो के आगे कोई चीज़ उन्हें छुप जाए ना उनकी ईगो पर, तो उस इंसान की ज़िंदगी को करके दम लेते हैं। ये मेडिसिन उस चीज़ के लिए बेस्ट है, किसी को बर्बाद करने के लिए। तो अब आप खाओ,
आपको अपने बेटे को क्या सज़ा देना है। ये गन, इस गन से एक गोली सीधा आपके बेटे के बेजे को ख़त्म कर दीजिएगा, जिसमें इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं। एक नई जनरेशन हो, नई सोच रखनी चाहिए, अच्छे खासे ओहदे पे हो, अच्छी लाइफ सेट है तुम्हारी, तो फिर भी अपनी लाइफ से इस कदर नाकामी क्यों। पैसे की कमी है तुम्हें, तुम्हारा बाप तुम्हें पैसे नहीं देता, तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं करती, तुम्हें संभालती नहीं है। किस चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से तुमने ये घटिया काम करना स्टार्ट किया है, और ये काम तुम कब से कर रहे हो, ज़रा बताओगे। दो, 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 2 साल से, यानी कि इन 2 सालों में तुमने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की होंगी, और कितने लड़कों की ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी होंगी इन 2 सालों में। ये मेडिसिन दिन में कितनी दफ़ा बिकती है तुम बताओ। ये कब बिकती है, जब पार्टियाँ होती है तब बिकती है ना, या कुछ लड़कियाँ आती है तुमसे ये मेडिसिन खरीदने के लिए, बताओ मुझे। तो वो सारी चीज़ें वह बताता है वो इंसान। तो अब मिस्टर बोनी की तरफ देख कर कहते हैं, एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। गलती की कोई सजा नहीं, गलती की कोई माफ़ी नहीं होती। हाँ, अगर माफ़ी गलती की होती तो सही था। आपके बेटे ने गलती नहीं, गुनाह की है, बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, बहुत से घरों को रोशनी से अंधेरे में ढकेला है बेटे ने, और इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं, कोई भी नहीं। सज़ा आप दें या मैं दूँ, बात एक ही है, लेकिन सज़ा आपके बेटे को मिलेगी ज़रूर। और अब ये आप सोचिए कि आपको क्या सज़ा अपने बेटे को देनी है, ये मैं आप पे छोड़ते हूँ। ये कहकर वो जाके अपने चेयर पर बैठ जाते। सबकी नज़र मिस्टर बोनी की तरफ थी। बोनी का बेटा उसके पैरों पर गिर के माफ़ी मांगता, कहता है, डैड 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 डैड, मुझसे गलती हुई डैड, मैं अपनी गलती सुधार सकता हूँ डैड। तब वहाँ से राजीव सिंघानिया कहते हैं, तो लाड़ सकते हो लड़कियों की इज्जत, जिन लड़कों ने उनकी इज्जतें ख़राब की है, तो ला सकते हो लड़की जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है, जिसके माँ बाप अपनी बेटी को कुछ बनते हुए देखना चाहते थे। कोई डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता था, कोई इंजीनियर बनते हुए देखना चाहता था, कोई लॉयर बनते हुए देखना चाहता था, कोई साइंटिस्ट बनते हुए देखना चाहता था, कोई पुलिस बनते हुए देखना चाहता था। ला सकते हो। तुम्हें पता है 1 घंटे के अंदर मैंने इतने सारे केसेस अपने सामने टेबल पर रखे हैं ना, वो सारे केसेस तुम्हारे उस मेडिसिन की हैं। बहुत सी लड़कियां मर चुकी हैं, बहुत सी लड़कियां बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत सी लड़कियां इस टोमा से बाहर भी नहीं निकली हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। और सी ज़िंदगी बर्बाद हुई है तुम्हारी वजह से। तो तुम कैसे कह सकते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। माफ़ी चाहिए ना, तो जाओ उन लड़की को फिर से उनकी लाइफ वापस दे दो। उनके साथ जो कुछ गलत हुआ है उसे टाइम मशीन लेकर पीछे जाके उन सारी चीज़ों को सही कर दो। और टाइम मशीन में जाने से पहले ये काम करना कि तुम जो सोच रख रहे थे ना इस मेडिसिन को बनाने के बारे में, उस सोच को उसी वक्त ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हो, तो करो, माफ़ी मिल जाएगी तुम्हें। तो चुप हो जाता है। उसका बाप अपने कांपते हाथों से वो गन लेता है। एक बाप को अपने बेटे को मारना किस कदर मुश्किल था ये एक इंसान समझ सकता है, लेकिन सिंघानिया वो इंसान था, गलती की माफ़ी नहीं देता। गलती ठीक थी, लेकिन उसके बेटे ने गुनाह किया है, बहुत सी ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, तो इस चीज़ की माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वहाँ पर 2 गोलियाँ चलती हैं, 2 गोलियों की आवाज़ वहाँ गूंजती है। एक बाप उस अपने बेटे को एक गोली पैर पे मारता है। तब सिंघानिया कहता है, हाय मजबूरी कितनी गंदी चीज़ होती है। तब वहाँ से एक इंसान कहता है, बॉस आप इसे माफ़ कर दीजिए। अगर कल को आपकी बेटी ने कोई ऐसी कोई काम, अगर आपके बेटे या की बेटी, तो जिस तरह उन्हें आंखें दिखाता है, तो वो जो इंसान बोल कर पछता रहा तो सर झुका लेता है। अगर कल को मेरा बेटा या मेरी बेटी जो इस गद्दी पे बैठे हैं, उनमें से किसी ने भी ऐसी गंदी हरकत की, तो उसे मैं नहीं आप लोग मार दोगे, वादा करती हूँ मैं। आप अपने हाथों से गोली मार सकते हो अगर मेरे बेटे के कोई भी गंदी चीज़ में नाम आया, ड्रग्स के अंदर, गन के अंदर, किसी भी चीज़ में, किसी भी अनलीगल काम में अगर मेरे बेटे या बेटी का नाम आया तो मार सकते हो आप, मुझे मारने की ज़रूरत नहीं होगी।
तो दूसरी गोली तब चल जाती है। एक बाप के हाथों से उसके बेटे को मार दिया जाता है। वहीं पर उस मीटिंग के दौरान वो बाप घुटनों के बल बैठ जाता है। राजीव सिंघानिया उठते हैं, आके सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, एक बुरी चीज़ को तुमने ख़त्म किया है, बहुत सी जिंदगियाँ तुमने बचाई है। तो वहाँ से वो चला जाता है। तब वो इंसान पलट के देखता है, मैंने आज अपने बेटे को अपने हाथों से मारा है ना, मैं एक दिन तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा सिंघानिया। इतने सालों से मैं ईमानदारी के साथ तुमसे काम करता आया, तुम्हारा काम ही करता आया हूँ, तुमसे बेईमानी तक नहीं की थी मैंने, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बेटे के बारे में नहीं सोचा। ये गिरा रहा था, माफ़ी मांग रहा था अपने बेटे के लिए। मेरी पहली औलाद है ये, क्या कहूँगा मैं इसकी माँ से कि मैंने खुद अपने इन हाथों से, और अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारता है कि इन हाथों से मैंने अपने बेटे को 2 गोलियां मारी है। मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें सिंघाने। जिस सिंहासन पर बैठने की ख्वाब तुम अपनी बेटी के देख रहे हो ना, इस सिंहासन में कभी तुम्हारी बेटी नहीं बैठेगी। वादा करता है ये बोनी तुमसे। मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी तूने देखी है, अब मेरी सबसे बड़ी बेईमानी देखेगा तू। तब वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है, तो कहती है, अब सोच लिया तुमने, बड़े तारीफ कर रहे थे तुम इसकी कि मैं इसके साथ खिलाफ नहीं जा सकता, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। जो मेडिसिन मेरे बेटे ने बनाई है उस मेडिसिन को मार्केट में और ज़्यादा वायरल कर दो, और एक बच्चे के हाथ में ये मेडिसिन होनी चाहिए, और एक यूथ के हाथों में ये मेडिसिन होनी चाहिए। पार्टी, जितनी भी पार्टियां हो, पार्टी छोड़ो, शमशान घाट में कोई मर गया हो वहाँ पर भी भेजो। अगर कोई हॉस्पिटल में भी ये मेडिकल दो, फ्री में दो, लेकिन दो। बर्बाद कर दो ये आज की यूथ को, बर्बाद कर दूंगा सिंघानिया तुम्हारे नाम को, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ तुमसे। वो इंसान कहता है, अभी मामला गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दो, थोड़ा सा रो दो, अपने बेटे की मातम करो, फिर मैं वो करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। डोंट वरी, कर लूँगा मैं सब कुछ, तुम्हारा बेटा जिंदा है अभी। तो जैसे उसकी तरफ देखते कहते कि मेरा बेटा जिंदा है, तो उसकी तरफ देखते थे, चेक करते कि हाँ उसकी दिल की धड़कन चल रही है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ पहले, ये काम मेरा था, मुझे पता था ये तुम्हारे बेटे के साथ यही करेगा, तो मैंने अब तुम्हारे बेटे की सेफ्टी पहले से सोच रखी थी, लेकिन इसे मेरे बेटे को किसी ने इसे मारना ज़रूरी था, उसे ये दिखाने के लिए कि हाँ हम उसके साथ हैं। अगर बर्बाद करना है, पहले खुद को उसके सामने अच्छा पेश करो, अच्छा बनाओ, फिर बर्बाद करने में जो मज़ा आएगा ना, उसकी बात ही कुछ और है। कहते हैं आस्तीन का सांप बनो, और आस्तीन में रहकर वो तुम्हें पालेगा, दूध पिलाएगा, लेकिन जो बाद में तुम उसे डसोगे ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। वो सांप उसे डसेगा जिसे उसने खुद से पाला है, बड़ा किया है, संभाला है, दूध पिलाया है, लेकिन एक दिन वो दूध उसके लिए जहर बन के उसके जिस्म में दौड़ेगा। आस्तीन का सांप बनो, ये कहकर वो वहाँ से हट जाता है। तो वो इंसान जल्द से जल्द अपने बेटे को ले जाता है, लक्का होके उसके बेटा बाकी बच जाता है। वो तो ज़िंदगी की कश्मकश में होता है, वो जिंदा होता तो है लेकिन ज़िंदा नहीं होता, मुर्दे जैसी हालत होती है। तब वो इंसान के जब मिस्टर सिंघानी की ये बात पता चलती कि उनका बेटा ज़िंदा है, उसे देखने हॉस्पिटल आते, लेकिन जब उसकी कंडीशन देखते कहते बुराई का अंजाम बुरा होता है, अब इसे कोई कुछ नहीं करेगा, बच गए तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा है, लेकिन अगर फिर भी बच के इसने फिर से वही हरकतें की, इस बार उसे ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये कहकर वहाँ से हट जाता है। उसके निकलने के बाद ज़ोर से एक चीज़ टूटने की आवाज़ आती है, तो वो इंसान पलट के देखता है, उसका छोटा बेटा वहाँ खड़ा था, तो उसके हाथ में गन थी, वो मिस्टर सिंघानिया को गोली मारने ही वाला था, तो उसका बाप उसके हाथ से गन लेकर फेंकता है और उसे गले लगा कर कहता है, अभी नहीं, अभी पीठ पर वार मत करो, वक्त आएगा जब ये जिस बेटी के लिए तड़प रही है ना, इसकी बेटी को सामने लाकर मैं मारूंगा, इसकी आंखों के सामने जब औलाद मरेगा ना, तो पता चलेगा इसे औलाद का दर्द क्या होता है। मैंने एक बेटे को खोया हूँ, कोते कोते बचाऊँ, तो मैं नहीं खो सकता। उसके लोग चारों तरफ हमारे पास आएंगे, हर दफ़ा आएंगे ये चेक करने के लिए तुम्हारा भाई जिंदा है या मुर्दा, चेक करके चले जाएंगे,
उन्हें ये पता चलना नहीं चाहिए कि तुम्हारा भाई जल्द से जल्द रिकवर वो भी हो सकता है। पैसे लगा दूंगा तुम्हारे बेटे भाई को ठीक करने के लिए, लेकिन कोई भी बेवकूफ़ी मत कर। सुना तूने? कोई भी बेवकूफ़ी मत कर। बस मेरा इतना बात मान ले जॉन, तू मेरा बच्चा है ना, कोई गलती मत कर। अपने भाई का बदला लेना है ना तुम्हें, तो थोड़ा सब्र कर, थोड़ा आराम कर। सब कुछ करेंगे हम आराम आराम से। हम बाग लगाएंगे ज़रूर, लेकिन उसकी जड़ों को खोखला करके लगाएंगे। जब वो पूरी तरह से मजबूत पेड़ बनेगा ना, तो जिस तरह से गिरेगा तब उसे पता चलेगा कि उसने भाग तो लगाया लेकिन वो कमज़ोर निकला। सब्र कर, ये कहकर वो वहाँ से हट जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ भावना को देखने के लिए जो लेडी डॉक्टर आती है, तो उनकी पूरी तरह चेकअप करती है और उसके कपड़ों को यहाँ मतलब चौड़ा ऊपर करके चेक करती है, उनके ज़ख्मों को देखती है। तो वहाँ पर आंचल परी वहीं पर थी। परी उनके सामने ही सब कुछ देख रही थी। जैसे डॉक्टर वो चेक कर रहे थे, जिन्हें डॉक्टर आंटी कहा जाता है, डॉक्टर सलमा। तो वो चेक करके कहते हैं ये तो बहुत गहरे गहरे गाँव है। तो कहती है अब मेरे हस्बैंड ने मुझे सारी बातें बताई, लेकिन ऐसी मेडिसिन भी है, पता तो है ऐसी मेडिसिन के बारे में, लेकिन अब भी वो ये मिल रही है ये नहीं पता था। तो आप कुछ कर सकते इस मेडिसिन के बारे में? मैं नहीं, एक इंसान के पास एक केस है, मिसेस सिंघानिया जानती हो तुम? वो लॉयर मिसेस सिंघानिया, हाँ वही, जो आजकल एक केस लड़ रही है, जो आजकल वो ट्रेंड में चल रहा है वो केस। हाँ एक रेप केस है ना, हाँ इसी मेडिसिन पर है। और इस मेडिसिन को उन्होंने ही मीडिया में उछाल के रखा है। आजकल इसके बारे में बहुत से चर्चे हो रहे हैं। देखते हैं केस जी किस हद तक वो जीतेगी। देखते हैं। ओके। और हाँ ये काम कीजिए आप, ये क्रीम वगैरह लाइए, ये दवाई इन्हें दे दीजिएगा। और हाँ इन्हें कहिएगा अपने ज़ख्मों में रोज़ाना ड्रेसिंग करती रहे, उन्हें ज़ख्मों को साफ करती रहे, इन्हें ज़ख्मों को नासूर ना बनने दे। अगर ये इस कंडीशन में, तो दूसरी लड़की का क्या है, उसके बारे में कुछ पता चला? कोई हॉस्पिटल आपको कोई केस वगैरह, मेरा मतलब किसी ऐसे हॉस्पिटल में कोई ऐसा केस है? तो कहती है अभी तक तो नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। मैं जितने भी डॉक्टर जानती हूँ ना, हमारा एक ग्रुप होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ की मेडिसिन वगैरह की याद कोई चीज़ आती है, तो हम डायरेक्ट मिसेस सिंघानिया से बात करते हैं। तो अगर तुम खाओ तो मैं तुम्हारे दोस्त के नहीं, उसके इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। बाकी अगर जब तुम अपना इरादा बदल दो तो मुझे बता देना। तो ये कहकर वहाँ से वो चली जाती है। इसी तरह पूरा दिन चला जाता है। पूरा दिन वो उसकी देखभाल करती है, भावना की। परी पट्टियाँ करती है, उसे उठाती है, ज़बरदस्ती कुछ खिलाती है, क्योंकि काजल ने जैसे कहा था, काजल की मॉम कुछ खाना बना के लाती है उनकी तबीयत का पूछने के लिए। तबीयत का पूछने आती है। इस तरह वो पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। दूसरा सुबह आ जाती है। दूसरी सुबह अखबार में ये खबर छपती है, जहाँ पर जो केस मिसेस सिंघानिया ले चुकी थी उनके बारे में बहुत सी चीज़ें छपी हुई थी। बहुत सी मेडिकल साइंस को हिला के रख दिया उन्होंने पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया इस मेडिकल की गोली के बारे में बताकर। यहाँ तक कि सारे जितने भी लोग थे जो इस चीज़ से अनजान थे, ये कैसी मेडिसिन है, किसने ये बनाई, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ मार्केट में ये बिक रही थी, दरादर बिक रही थी, लेकिन उस पर रोक लगा चुके थे जो अनलीगल तरीके से इसे बेचा जा रहा था। और ये खबर काजल पढ़ रही थी ज़ोर ज़ोर से। परी, काजल, आंचल और वंशिका बैठ के ये खबर सुन रहे थे, टीवी में भी देख रहे थे और वो पढ़ भी रही थी। वहाँ पर कॉलेज में टॉपिक इसी चीज़ का चल रहा था, क्योंकि इस वक्त तक सब लोग कॉलेज में थे। वहाँ पर कॉलेज की अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए थे। तो वहाँ पर परी आ जाती, लेकिन परी आती थी, लेकिन मिस भावना नहीं आती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने लीव के लिए एप्लीकेशन दिया था, जो एक्सेप्ट किया गया था डॉक्टर को रिपोर्ट के साथ। वो आई थी आंचल परी, तो उन्होंने प्रिंसिपल सर ने एक्सेप्ट किया था उस चीज़ को। तो इसी तरह वहाँ की क्लासेस होने लगती। परी की जब भी क्लास होती थी, उनको ऐसे शरारती स्टूडेंट मिलते थे जिनको समझाते, कहते ना हिस्ट्री समझाना इम्पॉसिबल वाला काम होता है। उसी तरह से जब भी कोई हिस्ट्री की कोई चीज़ कहती है, तो कहती मैम अगर उस ज़माने में, जैसे कि मिसाल के तौर पर वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री का मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में बताना। तो वो कहते हैं ताजमहल किसने बनाया? तो वहाँ से एक लड़का कहता है कि दीवाने ने अपनी लैला के लिए बनाया है। तो वो कहती है लैला ने के लिए नहीं बनाया,
अरे मैम, वो पागल इंसान था। उसने अपनी लैला के लिए बनाया होगा। लैला बनाया, शहंशाह बनाया, या ताजमहल किसके लिए बनाया? हमारी औकात नहीं है इतनी अच्छी चीज़ बनाने की। साला हमें कोई गर्लफ्रेंड मिलते ही नहीं है। किसके लिए? तब वो कहती जस्ट शट अप, क्लास पे फोकस कीजिए, आप लोग इस तरह की बकवासें मत कीजिए। और इसी तरह समझाती है, और उसकी समझाने का तरीका वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं ना, जिस तरह की टीचर उस तरह की स्टूडेंट, उनके सर के ऊपर से ही गुजर जाता है। तब वो कहती है अच्छा चलो ये सारी चीज़ें छोड़िए, आपने लव स्टोरी कितनी पढ़ी है? हाय मैडम, क्या कहें, हमारी लव स्टोरी अभी तक खुद नहीं हुई है तो हम किसी और की लव स्टोरी क्या पढ़ें? लव स्टोरी के मामले में हम तो ज़ीरो हैं। अच्छा तो आपको कभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ है? प्यार 10 दफ़ा हो चुका है, 20 दफ़ा ब्रेकअप हो चुका है। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा? हाँ ना, 10 दफ़ा प्यार हो चुका है, 20 दफ़ा एक ब्रेकअप हो चुका है। 10 दफ़ा इसलिए मैम कि 10 ही दफ़ा एक ही लड़की से प्यार हुआ है। एक बार ब्रेकअप करती है, फिर आके वापस मिल जाती है, फिर ब्रेकअप कर लेती है। इस तरह 10 दफ़ा प्यार था और 20 दफ़ा ब्रेकअप कह सकते हो। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो आपकी लाइफ में से कोई पार्टनर मिलेगी नहीं। इसी तरह से उनके क्लासेस ख़त्म होते हैं। जब वो घर के लिए निकलती है तब गाजल गाड़ी लेकर आती, तो गाड़ी के में कहती मैम अगर आप चाहें हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। तो कहती हाँ ठीक है, थैंक यू, वरना इस वक्त मैं कहाँ धक्के खाती रश को और बसों की। थैंक यू सो मच, मुझे भी जल्दी जाना था। ओके। वैसे भावना मैम की तबीयत कैसी है? ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन ठीक हो जाएगी। और कब तक वो क्लासेस लेगी? वंशिका सिर्फ सुन रही थी, वो कुछ कहती नहीं। एक सवाल पूछूं तुम लोगों से? पूछिए। ओ काजल के कान के पास आके कहती है ये वंशिका नॉर्मल है ना? मेरा मतलब अब नॉर्मल तो नहीं। वो एक झटके से ब्रेक लगाती गाड़ी की, तो कहती ये आप क्या कह रही है मिस? आपको ऑफकोर्स, मैं क्या कहूँ, पीछे जो बैठी अगर उसने सुन लिया ना तो ये गाड़ी के साथ साथ हम दोनों को भी बाहर फेंक देगी। इस तरह की मत मत अकेले में पूछ लीजिएगा, उनके सामने नहीं। तब वहाँ से काजल आंचल कहती क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या मैडम ने पूछ ली जो तुम कह रही बाद में पूछ ली, अभी नहीं पूछना चाहिए तेने? अरे कुछ नहीं, बस मैडम ने एक सवाल किया था उसके बारे में कही तो जवाब दे दो। हाँ, उसका जवाब मैं बाद में दे दूँगी। वंशिका, हाँ, तुम कहाँ हो? गाड़ी में? नहीं मैम, कह रही तुम कुछ क्लास में ध्यान नहीं देती हो। मैं देती हूँ, उनकी सब्जेक्ट बहुत गौर से सुना था मैंने। अच्छा, समझ में आया क्या पढ़ा रही थी मैम? नहीं, वो सर के ऊपर से गुजर गया। जिस तरह वो सीरियस पंथी में कहती है, काजल जो हंसना स्टार्ट कर देती है, परी उसको घूर के देखती है। ओह मिस, हाँ देख लिया, वो यही पर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, बस यही बताना था आपको। आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए लिया है ना, आई थिंक आपको चेंज कर लेना चाहिए। हिस्ट्री आपके बस की बात नहीं। अरे यार, मैं भी तो यही कहती, हिस्ट्री मेरे बस की बात है, लेकिन कौन समझाए प्रिंसिपल साहब को, प्रिंसिपल सर को, कि वो हिस्ट्री लेकर मुझे पे तोप दिए। कहते अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ाना तो साइंस पढ़ा लो। जो बंदी हिस्ट्री में इतनी कमज़ोर हो तो साइंस कैसे पढ़ा सकती है भला? वंशिका कहती गाड़ी रोको, तो झटके से गाड़ी रोकती है। काजल तो कहते क्या हुआ? ओ भावना मिस है ना? और देखती सामने भावना मिस खड़ी है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। तब वो परी की तरफ देखते हैं दोनों, मतलब काजल, आपने कहा तो वो घर पे आराम कर रही है, यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। वो लोग निकलती है गाड़ी से, परी जैसे निकलती भावना के पास आती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं यार, घर में बोर हो रही थी तो सोचा था चेल कदम कर लो। चेल कदम करते करते कुछ ज़्यादा ही चेल में नहीं आ चुकी है तुम? क्या मतलब, तुम फ्लैट से इतने दूर आ चुकी हो चेल कदम के चक्कर में, इतने पसीने पसीने हो चुकी हो तुम? एनी प्रॉब्लम, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, बस ऐसे ही, पता ही नहीं चला कितने आगे निकल आ गई, इसलिए रश के या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि तुम आ गई। तुम किस पे आई हो? इनके साथ आई हो। तो उनकी तरफ देखती है तो उसकी नज़र जाती है वंशिका के पास। वंशिका को एक नज़र देख कर वो अपनी नज़रें फेर देती है। अरे वैसे एक बात बताओ वंशिका, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? नहीं तो, हम नहीं जानते एक दूसरे को। फिर जब भी तुम दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हो, आई कांटेक्ट करने से पहले तुम्हारी आई अटक जाती है, मतलब कहीं और निकल जाती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैम तुम्हें देख रही थी, हम लोग को देखकर भी तुम्हें देख रही थी, 5 मिनट तक तुम्हें देख लिए, फिर उन्होंने अपनी नज़रें हटा ली। ऐसा क्यों? अब ये तो मोनी से पूछना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? हाँ ये भी ठीक है। तब वो आती, मैम अगर आप लोग घर चल रहे, घर चले नहीं, हम लोग किसी और चीज़ में आ जाएंगे, मैं कुछ शॉपिंग करनी है। आपकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है क्या कि आप किसी के पीछे करते हुए यहाँ आए हो? एनी प्रॉब्लम?
तो कहती नहीं, मैं किसी के पीछे करते हुए नहीं आई, बट आपकी कंडीशन देखकर लग रहा है किसी ने आपको छेड़ा है क्या, किसी ने आपके साथ कुछ बदतमीज़ी की है, कुछ हुआ है क्या? नहीं ना, किसी ने कुछ नहीं किया, अच्छा चलो घर चलते हैं। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। वंशिका उन्हें एक नज़र देखती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। तो वो लोग घर आ जाते हैं। जैसे फ्लैट के नीचे गाड़ी रोकती है, काजल कहती है अच्छा तुम लोग निकलो, मैं गाड़ी को टिकाने लगाती हूँ, फिर मैं जाके अपनी मम्मा से कुछ बातें करती हूँ, फिर आके तुम लोगों को ज्वाइन करूँगी। अरे यार, आज के दिन छोड़ दे। आज के दिन जितना मिस आज के दिन जितना मिस परी ने हमें हिस्ट्री पढ़ाई है ना, उस हिस्ट्री को मैं सोल्व करने दे। क्या मतलब? अरे यार, ताजमहल किसने बनाया है? शाहजहाँ ने बनाया है। और किसके लिए बनाया है? नूरजहाँ के लिए बनाया है। उसके ऊपर हमें एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बनाना है। सुना नहीं? अपने गुस्से को हम पर किस तरह उतार दिया मिस परी ने। अरे यार, क्या मेहनत वाला काम दे दिया। अब शाहजहाँ और नूरजहाँ को किस कोने में ढूंढे? लाइब्रेरी से कुछ बुक लाई हूँ, उन्हीं से देखते हैं कि उनकी लव स्टोरी का हिस्ट्री क्या है। ओके चलो, फिर हम भी आ जाते हैं हिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। वंशिका उनसे पहले ही लिफ्ट की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर परी और भावना पहले से खड़े थे। जैसे वो खड़े होती है, वो आगे जाने वाली थी, कुछ चीज़ से उसका पैर फिसलता है। जैसे फिसलता है, वो गिरने ही वाली थी। वो गिर भी जाती अगर एक हाथ उसे संभाल नहीं लेते। तो वो पलट के देखती है कि परी नहीं, भावना मैम ने उसे कस के पकड़ के रखा उसके हाथ को। वो गिरने वाली थी मुंह के बल, तो साइड से उसके हाथ को खींचती है, तो वो गिरते गिरते रुक जाती है। जैसे कि कोई अगर गिरते हुए आपको सहारा मिल जाए, आप रुक जाते हो, वैसे किसी के ऊपर ना गिरे, किसी कुछ को भी ना हुए। तो परी भी उसे सपोर्ट करती है, क्योंकि भावना के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो परी को इस वक्त भावना के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो वंशिका को संभाल सके। लेकिन परी की सपोर्ट की वजह से वो गिरते गिरते बच जाती है वंशिका। और जैसे ये देखती तो काजल और आंचल एक साथ भाग के कहते तो तू ठीक है क्या? कहाँ देख के चल रही है तू? नहीं, पता नहीं कैसे ये जूता टूट गया यार। कमाल है यार, अच्छा है दोनों ने संभाल लिया। वैसे मिस, आप इतनी कमज़ोर है, फिर भी आपने जिस तरह संभाला, थैंक यू सो मच। ये मेरी जान है, इसे कुछ होना भी नहीं चाहिए। हाँ, जिस तरह मेरी जान है, जिसकी वजह से, तुम्हारी दोस्त की वजह से ये भी गिर जाती, अगर मैं ना संभालती। वाकई ऐसे ही होता। अगर मुंह के बल गिरती वंशिका, उसके पीठ के ऊपर गिरती भावना, तो दोनों को संभालना ही सही रहता। तो संभल जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर